जीओसी के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हमने देख लिया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं और कौन से ग्रुप हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी पे देखेंगे, जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं हमारे पास कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन और रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी पे प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप और माइनस एम वाले ग्रुप क्या इफेक्ट डालते हैं ये भी इसी लेक्चर में देखेंगे। प्लस एम ग्रुप की बात करते हैं, पहचानना कैसे इनको। कंटेन लोन पेयर ऑन हेट्रो एटम, कार्बन चेन से लगा हुआ एक हेट्रो एटम होगा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। इफ ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, लोन पेयर्स की बात करते हैं, ये किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फ्रॉम ग्रुप टू कॉन्जुगेट सिस्टम देन इट इज नोन एज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन सिस्टम दे रखा है, ये एल्कीन है और ये लोन पेयर है। क्या बताया था, ये कॉन्जुगेशन में होंगे, यहाँ पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, और ये लोन पेयर भी कहाँ होगा, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, सारे ही कॉन्जुगेशन में होंगे। ये लोन पेयर अगर डोनेट करेगा टुवर्ड्स द कार्बन चेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर नेगेटिव जनरेट करेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है इसका, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव। तो ऐसे ग्रुप्स क्या होंगे, प्लस एम इफेक्ट वाले, जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेंगे। कौन कौन से ग्रुप होंगे, अगर NH2 को हम रिप्लेस करते हैं O माइनस से, NH माइनस से, NR2 माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, NR2 से, NHR, NH2 तो ऑलरेडी है, OH से, OR से, SH से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके भी पास लोन पेयर होंगे, NHCOR, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, NHC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर कोई कार्बन चेन लगी हुई है कॉन्जुगेशन सिस्टम वाली, OC डबल बॉन्ड OR एटसेट्रा। ये सारे ही ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कर रहे हैं टूवर्ड्स कार्बन चेन। दूसरा है माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप वाले कैसे पहचानने, इनके पास जो है पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जो फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इफ ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम कॉन्जुगेट सिस्टम टू द ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रही थी, ग्रुप से ट्रांसफर हो रहा था कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ, माइनस एम में उल्टा हो जाएगा, कॉन्जुगेट सिस्टम डोनेट कर रहा होगा और जो ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर रहा होगा, इज नोन एज नेगेटिव मेसोमेरिक और माइनस एम इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइनाइड है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम दे रखा है, एल्कीन दे रखी है, ये ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉन इधर और नाइट्रोजन पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन से अपनी तरफ पुल किया है। ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस कार्बन पर जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पर नेगेटिव। ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंडीशन मैंने बताई थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, चार्ज मूव करता है लेकिन एटम्स की पोजीशन कहीं भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन, इधर भी कार्बन, सारे ही जो है सेम है, हाइड्रोजन 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे है, नाइट्रोजन पर कोई भी एटम नहीं है, इधर भी नाइट्रोजन पर कोई एटम नहीं है। तो बिल्कुल ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। अब कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस में शो करते हैं, NO2 साइनाइड, SO3H, CHO है एल्डिहाइड, COR ये कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एमाइड, और बाकी जो भी होंगे और हम देख लेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमको पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप या माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप कार्बोकेटाइन से अटैच होते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। एक कार्बोकेटाइन बना लेते हैं CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH और NH2। अब ये नाइट्रोजन पर है लोन पेयर, ये प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता है, तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा, ये इधर ये इधर, तो कार्बोकेटाइन कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NH2, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, NH2 और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। तो अगर कार्बोकेटायन प्रेजेंट है तो प्लस एम इफेक्ट वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ इंक्रीज करेंगे, और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो कार्बोकेटायन कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर इसी की जगह पर क्या लग जाए, माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लग जाए, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH
और यहाँ पर लग जाए एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये कैसा है, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा कार्बन से, और पहले ही कार्बन चेन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ऊपर से ये विड्रॉ करना और स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे में कार्बोकेटाइन जो है अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, डीस्टेबलाइज होगा। यानी प्लस एम इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे, माइनस एम इफेक्ट वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज। अब ऐसे ही पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अगर कार्बन पर नेगेटिव हो और साथ में कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो, और एक हम लगा देते हैं कोई माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कौन सा है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप हमने लगा दिया है। अब ये करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और ये वाली इलेक्ट्रॉन्स इधर, बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CO माइनस और H। पहले क्या था, नेगेटिव जो था कार्बन के ऊपर था, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है। नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबल कहाँ रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल रहेगा। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इसको जो है स्टेबिलिटी मिल रही है। तो माइनस एम इफेक्ट वाले क्या करेंगे ग्रुप, कार्ब एनायन। अगर कार्ब एनायन से माइनस एम वाला लग जाता है तो वो प्रोवाइड करेंगे स्टेबिलिटी। ऐसे ही अगर प्लस एम इफेक्ट लगा दिया हमने, इसमें प्लस एम वाले ग्रुप लगा देते हैं एनायन में, CH डबल बॉन्ड CH C और सॉरी यहाँ NH2। अब नाइट्रोजन के पास लोन पे हैं, ये प्लस एम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन की तरफ इंक्रीज करेगा। पहले ही कार्बन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये और इंक्रीज करेगा, तो कार्बन चेन कैसी हो जाएगी, डीस्टेबलाइज, यानी प्लस एम इफेक्ट वाले एनायन को अनस्टेबल कर देंगे, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। जैसा सेम रूल प्लस आई वाला और माइनस एम वाला था, प्लस आई इफेक्ट वाले क्या कर रहे थे, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे थे, माइनस आई वाले कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। वैसे ही प्लस एम वाले भी स्टेबलाइज कर रहे हैं और माइनस एम वाले कार्ब एनायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। प्लस एम वाले कार्बोकेटाइन को और माइनस एम वाले कार्ब एनायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेबिलिटी है रेडिकल की, ये अलग तरीके से फॉलो होती है, इसको भी देखना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर अगर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप CN, ये है माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है। अगर हम लगाते हैं CH और लगाते हैं OET OCH3, ये कैसा है, प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है, ये प्लस एम है, प्लस एम, और ये कैसा है, माइनस एम। अगर हम इसको कार्बोकेटाइन के केस में पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर लगा देते हैं हम कार्बोकेटाइन, तो माइनस एम वाला तो इसको अनस्टेबल कर देता, प्लस एम वाला जो है इसको स्टेबलाइज करता। लेकिन रेडिकल के केस में क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, रेडिकल के केस में चाहे माइनस एम हो या फिर प्लस एम हो, दोनों ही जो है रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये वाला रेडिकल भी स्टेबलाइज है और ये वाला रेडिकल भी स्टेबलाइज है। अगर रेडिकल के एड्रेस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा और अनस्टेबल करेगा, बल्कि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, बिल्कुल है, लेकिन ये इस कार्बन रेडिकल की इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। चाहे प्लस एम इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, ये वाला भी कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसी की बेस पर क्वेश्चन भी आ रखा है जेई में, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में कराने वाला हूँ। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन को प्लस आई वाला स्टेबल करता है, प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप भी स्टेबलाइज करते हैं। कार्ब एनायन में माइनस आई जो इफेक्ट दिखा रहे थे वो भी इसको स्टेबलाइज कर रहे थे, माइनस एम वाले भी इसको स्टेबलाइज कर रहे थे। लेकिन रेडिकल की अगर बात करते हैं तो प्लस आई वाला इसको स्टेबलाइज करता है, प्लस आई वाला स्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर माइनस एम वाला हो या माइनस प्लस एम वाला हो, दोनों में से कोई सा भी हो, दोनों ही इसको स्टेबलाइज करेंगे। रेडिकल को डिस्टेबलाइज कौन कर रहा था, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ही रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे थे। इसको भी एक एग्जांपल की मदद से अभी समझते हैं। अब यहाँ पर दो रेडिकल बना रखे हैं, इसका नाम देते हैं BA, इसको देते हैं B। अब अगर मैं पूछता हूँ कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है तो क्या आंसर रहेगा। अगर इस वाले रेडिकल की बात करते हैं, इसके एडजेसेंट पर लगा हुआ है कार्बन, फिर लगा हुआ है CN।
अब अगर हम इसको प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट अगर देखना है तो इसका जो साइनाइड ग्रुप होना चाहिए था वो इस पोजीशन पर डायरेक्ट एडजेसेंट कार्बन पर ही साइनाइड होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर मतलब इस कार्बन की जगह पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए था, तब हम प्लस एम या प्लस माइनस एम देख सकते थे। लेकिन अगर नेक्स्ट कार्बन पर चला चुका है, यहाँ पर एक कार्बन आ चुका है, तो अब ये प्लस एम या फिर माइनस एम इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, ये सिर्फ या तो माइनस आई लगा पाएगा या फिर प्लस आई इफेक्ट ही लगाएगा। और मैंने क्या बताया था कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप रेडिकल को अनस्टेबल करते हैं। साइनाइड कैसा है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेसिटी को विड्रॉ करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेसिटी और कम होगी और ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है इसकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस केस में अगर बात करते हैं, इस रेडिकल के एडजेसेंट में ही एक माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो ये रेडिकल की बात करते हैं तो साइनाइड भले ही माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा और माइनस एम इफेक्ट भी लगाएगा, लेकिन माइनस एम इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है माइनस आई इफेक्ट से। और माइनस एम इफेक्ट क्या बताया था, माइनस एम इफेक्ट रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो रेडिकल में जो बी वाला रेडिकल है वो ए वाले से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमको स्टेबिलिटी का आइडिया लग जाए, कौन सा ग्रुप स्टेबलाइज हो रहा है, कौन सा डिस्टेबलाइज हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कार्बोकेटाइन है और सबसे पहले हमको जब भी क्वेश्चन अप्रोच करना है चेक करना है क्या ये सारे एटम कॉन्जुगेशन में है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 होगी तो यहाँ एम्प्टी पी ऑर्बिटल, यहाँ पर भी sp2 आएगी तो एक पी ऑर्बिटल मिल जाएगा। पी ऑर्बिटल चाहे एम्प्टी हो चाहे फिल्ड हो, ये मैंने बताया था, इससे कोई फर्क हमको पड़ता नहीं है। ये कार्बन पर भी एक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी sp3 होती है, लेकिन सामने क्या है एक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करेगा sp2 में और एक लोन पे इसका भी पी ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो एडजेसेंट पी ऑर्बिटल यहाँ पर भी मिल चुके हैं। या तो ऐसे देख लो, या सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आनी चाहिए, इसकी भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सब sp2 दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। अब यहाँ पर लगा हुआ है कार्बोकेटाइन, यहाँ पर लगा हुआ है एक ग्रुप। अब हमको डिसाइड करना है क्या ये प्लस एम दिखाता है या फिर माइनस एम। अब ऑक्सीजन जो है OH जो है माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है और प्लस एम इफेक्ट भी दिखाता है, और प्लस एम इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है माइनस आई इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये बिल्कुल प्लस एम इफेक्ट जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पर इधर शिफ्ट होंगे और ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा होगा थ्रू प्लस एम इफेक्ट। अगर हम बी वाले की बात करते हैं तो कॉन्जुगेशन में तो यहाँ पर भी है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। मैंने देखना ही बताया था, चाहे इसको मान लो A डबल बॉन्ड B और C पर कार्बोकेटाइन, ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। अगर इतना सिस्टम कॉन्जुगेशन में है तो नाइट्रोजन के लोन पर कहाँ होंगे, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, तो ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो मतलब पूरा ही सिस्टम कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। लेकिन अब देखना है कॉन्जुगेशन में है तो नाइट्रोजन कैसा लगाएगा, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। ये भी माइनस एम और माइनस आई दोनों लगाता है। और नाइट्रोजन का मतलब NO2 को जो है माइनस एम डोमिनेट करता है माइनस आई से, लगभग सबका ही जो है माइनस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई से। तो माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ये इलेक्ट्रोनेसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा और यहाँ पर जनरेट हो जाएगी और ज़्यादा डेफिशिएंसी, यानी कार्बोकेटाइन को ये डिस्टेबलाइज करेगा। तो ए और बी में क्या था, ये तो प्लस एम से स्टेबलाइज कर रहा है, ये माइनस एम से डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ए वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए बी वाले से। सेकंड केस को चेक करते हैं। यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है, sp2 है, ये भी पी ऑर्बिटल है और रेडिकल की वो होती है sp2, तो ये भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। साइनाइड में बॉन्ड कैसा है, C ट्रिपल बॉन्ड N, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, यानी कैसे बने होंगे पाई बॉन्ड, पी ऑर्बिटल से बने होंगे। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन कंप्लीट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। और अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो ये बिल्कुल माइनस एम इफेक्ट लगा पाएगा। तो रेडिकल जो है माइनस एम और प्लस एम दोनों से ही स्टेबलाइज हो रहा था, तो ये तो दिख रहा है स्टेबलाइज होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, लेकिन जो यहाँ कार्बन है, यहाँ पर एक 2 आना था, जो बीच में कार्बन आ चुका है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ये मॉलिक्यूल नहीं कर पाएगा। अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा CN, तो माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट ही खत्म हो चुका है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ आई इफेक्ट में। कॉन्जुगेशन में ही जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो तभी माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर तो इस कार्बन ने सारा खेल खराब कर दिया है।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है sp3। अब ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो माइनस m इफेक्ट नहीं लगा पाएगा साइनाइड अपना। कौन सा लगाएगा? सिर्फ माइनस i इफेक्ट ही लगा पाएगा, और रेडिकल जो है माइनस i इफेक्ट से अनस्टेबल होता है, तो ये होगा डिस्टेबलाइज, ये होगा स्टेबलाइज। यहाँ पर भी a जो है b से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जब भी प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट चेक करना हो, सबसे पहले चेक करना क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर भी रहा है। ये नहीं कि साइनाइड देखा और सीधा देखा हाँ माइनस एम इफेक्ट रेडिकल स्टेबलाइज। सबसे पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन चेक करना है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं मिलता है तो बस सिर्फ प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट के बेस पर ही आंसर देना है। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? वैसे तो sp3 रहती है कार्बन आयन की, लेकिन अगर इस कार्बन की sp2 हो जाए तो ये कार्बन भी अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेता है, ये भी sp2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है ये कैसा है? sp3 है, यानी यहाँ पर भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये पूरा सिस्टम जो है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। NO2 क्या करेगा? सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लगा पाएगा, और माइनस आई से अपनी इस नेगेटिव को कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर हम बी वाले की बात करते हैं, इस कार्बन पर p ऑर्बिटल है क्योंकि sp2 है, इस कार्बन पर p ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन भी अपनी हाइब्रिडेशन चेंज करेगा। ये नाइट्रोजन का लोन पे रहेगा p ऑर्बिटल में, और ये वाला कार्बन आयन भी रहेगा p ऑर्बिटल में, यानी कि सारा ही मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में दिखाई दे रहा है। अब NO2 ग्रुप जो है सिर्फ माइनस आई नहीं माइनस m इफेक्ट भी लगाएगा, और माइनस m काफ़ी डोमिनेटिंग होता है माइनस आई के कंपेयर में। यहाँ पर सिर्फ माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर माइनस आई के साथ माइनस m भी लग रहा है, इफेक्ट जो है डबल हो चुका है, तो ये बिल्कुल माइनस m इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इस केस में जो B वाला है वो A से ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। यहाँ तक अब तक हमने जो भी पढ़ा है, किसी को डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब टॉपिक पढ़ना है हमको स्टेबिलिटी ऑन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या थे? कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, रेडिकल। अब हमने मेसोमेरिक इफेक्ट से तो स्टेबिलिटी देख लिया है, लेकिन रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कैसे रहेगी वो भी देखनी है, ठीक है। अब रेजोनेंस जो होता है सिंपल कार्बन चेन में होता है, यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है, इधर भी एल्कीन है, और यहाँ पर है कार्बोकेटायन, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? ये एल्कीन इधर शिफ्ट हो सकती है। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने अभी मैं सिखा देता हूँ, एक एक करके शिफ्ट करना है। अगर एल्कीन इधर शिफ्ट करेगी तो कार्बोकेटायन इस कार्बन पर जनरेट होगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे, यहाँ से बॉन्ड हट चुका है तो कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पर एल्कीन, इधर एल्कीन, और ये कार्बोकेटायन, तो 3 स्ट्रक्चर इसके बन पा रहे हैं। कार्बन ही है जो कार्बन को स्टेबलाइज कर पा रहा है, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसको हम बोलेंगे ये कैसे स्टेबलाइज है? रेजोनेंस के थ्रू जो है स्टेबलाइज है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसने क्या हुआ? कॉन्जुगेशन की वजह से पूरे उसमें फैल चुके हैं। जो कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी कार्बन चेन पर फैला हुआ है, जिससे कार्बन को जो मतलब कार्बन की चेन है ये हो रही है स्टेबल। क्या रूल बताया था मैंने कि नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर रेडिकल, अगर ये पूरी चेन पर फैल जाते हैं, जो कि यहाँ पर फैल रहे हैं थ्रू रेजोनेंस, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, अगर हम नेगेटिव बनाए कार्बोकेटायन की जगह पर, यहाँ पर बना देते हैं नेगेटिव, तो ये भी सेम स्टेबलाइज है। यहाँ पर आ जाएगी एल्कीन, अब नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? जैसे सेम कार्बोकेटायन वाला केस था वैसे ही नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। पहले केस में क्या था? नेगेटिव ने इधर शिफ्ट किया और ये इधर, तो ये एरो दिखाने हमको कि नेगेटिव ने शिफ्ट इधर किया, और जो नया नेगेटिव जनरेट हुआ वो इस कार्बन पर जनरेट होगा। यहाँ पर एल्कीन, यहाँ पर एल्कीन, यहाँ पर आ चुका है नेगेटिव। यहाँ पर भी कोई ना ग्रुप माइनस एम वाला है ना प्लस एम इफेक्ट वाला है, सिर्फ कार्बन ही जो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है चार्ज को डीलोकलाइज्ड कराकर। सेम केस रेडिकल के साथ भी हो जाएगा, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। हमने रेजोनेंस से पॉजिटिव, नेगेटिव और रेडिकल दोनों ही स्टेबलाइज करा लिए हैं। अब मेरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है ए और बी 2 कार्बोकेटायन बने हुए हैं, अब इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, इसके पास हम देख पा रहे हैं CH डबल बॉन्ड और यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव। एक तो ये बन जाएगा, यहाँ पर ये कौन से इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है? और रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइजेशन मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले में,
इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, यहाँ पर p ऑर्बिटल है, यहाँ पर p ऑर्बिटल है, यहाँ पर p ऑर्बिटल। देख कॉन्जुगेशन तो ये भी है, यहाँ पर p ऑर्बिटल है, यहाँ पर p ऑर्बिटल है, यहाँ पर p ऑर्बिटल है। अगर p ऑर्बिटल नहीं होंगे तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा और उस कॉन्जुगेशन को हम रेजोनेंस के थ्रू नहीं दिखा पाएंगे। तो कॉन्जुगेशन इस सिस्टम में भी है, इस सिस्टम में भी है। यहाँ पर p ऑर्बिटल, ये रहा p ऑर्बिटल, ये रहा, और हाइब्रिडेशन चेंज होगी ऑक्सीजन की, यहाँ पर भी लोन पेयर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर बिल्कुल है। अब लेकिन फर्क कहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर OH है ये लगा रहा है प्लस m इफेक्ट। प्लस m से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ पुश करेगा, तो कार्बन के जो है चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, यानी ये वाला सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इस केस में तो बस चार्ज डेंसिटी फैल रही है, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन इस केस में चार्ज फैल भी रहा है और जो है सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी हो रही है। यानी प्लस m इफेक्ट वाले ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू, अगर रेजोनेंस और प्लस m में कंपेयर करें तो प्लस m इफेक्ट वाले ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटायन को एज कंपेयर टू रेजोनेंस। तो A वाला होना चाहिए ज़्यादा स्टेबल। अब दूसरा क्वेश्चन, एनायन, कार्बोकैटायन की जगह एनायन ले लिया है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, ये भी p ऑर्बिटल, ये नेगेटिव कहाँ रहेगा, p ऑर्बिटल में रहेगा, क्योंकि सामने इसके p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यहाँ पर भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, तो सारे ही p ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल है, इधर भी है, इधर भी है, यानी यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। सबकी हाइब्रिडेशन sp2 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 कैसे मर्जी आप चेक कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन दोनों जगह है, ये चार्ज को बिल्कुल स्टेबलाइज करेगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है सिर्फ फैल रहा है। इधर लगा हुआ है माइनस m इफेक्ट वाला ग्रुप, ये चार्ज को फैला भी रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ चार्ज फैल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है चार्ज भी विड्रॉ हो रहा है, फैल भी रहा है, डीलोकलाइजेशन भी है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव जनरेट होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। यानी माइनस m इफेक्ट वाले ग्रुप अगर रेजोनेंस के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन में रेडिकल है और सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये माइनस m लगाएगा, यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस लग रहा होगा, और माइनस m या फिर प्लस m दोनों ही क्या है रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं, और ये स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी किससे, रेजोनेंस वाले से। तो कहीं कर भी कोई ग्रुप का कंपैरिजन आता है, किसी भी कार्बोकैटायन, एनायन या फिर रेडिकल, एनायन या रेडिकल, इनमें कंपैरिजन आता है रेजोनेंस के थ्रू, तो माइनस जो प्लस m और माइनस m इफेक्ट वाले हैं ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे रेजोनेंस के कंपेयर में। अभी तो बस कुछ ही क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन लाऊंगा जब मैं सारे कंबाइन करके, वहाँ माइनस i भी चेक करना होगा, प्लस i भी करना होगा, माइनस m प्लस m, एक इफेक्ट और पढ़ाना है मेरे को भी हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कलेक्टिवली, तब वहाँ पर सब हमारी टेस्टिंग हो जाएगी क्या कि हम पे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, और साथ में जेई मेंस और एडवांस दोनों के ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ में नीट के भी करेंगे एडवांस। एक स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं, बेंजीन पर अगर ये कार्बन लग जाए यहाँ पर CH3, तो इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइल कार्बन, इस पोजीशन का नाम है बेंजाइल कार्बन या फिर बेंजाइल पोजीशन। नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन नाम से ही पूछ सकता है, बेंजाइल पोजीशन। अगर हम इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ जनरेट होता है या तो पॉजिटिव CH2 पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर रेडिकल। पहले पॉजिटिव को कैसे समझते हैं, अगर पॉजिटिव से जनरेट होता है तो बेंजीन रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज कर सकता है, कैसे वो भी देखते हैं। पहले तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। अब बॉन्ड का पहले शिफ्ट करा के देखो, जहाँ पर इस बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ हुई है तो इसको हटा देंगे, बाकी जो छेड़छाड़ नहीं है उन बॉन्ड्स को ऐसे ही रहने देंगे। अब इस कार्बन और इस कार्बन पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, ये हट जाएगा यहाँ से क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, ये पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा इधर। अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा। पहले रूल क्या है, जिन बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है उसको वैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये वाली बॉन्ड भी ऐसी है। अब नई बॉन्ड कहाँ फॉर्म हुई है, इस जगह पर कार्बोकैटायन है यहाँ पर, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, फिर से वही रूल, ये बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ भी नहीं हुई है, नया बॉन्ड इधर फॉर्म हुआ है, कार्बोकैटायन इधर बना है। अगले स्टेप में
ये बॉन्ड इधर मूव करा दो तो फिर से जो है सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये दोनों बॉन्ड मूव नहीं करेंगे, नई इधर फॉर्म हुई है CH2 और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन ने भी क्या करा है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा है, पूरी रिंग पर पॉजिटिव को फैला दिया है, डीलोकलाइज कर दिया है। इससे क्या हुआ, जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करी है। अब ऐसे ही अगर बेंजाइल पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये बेंजीन रिंग बना दी है, यहाँ पर आ जाए CH2 माइनस, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं बेंजीन रिंग ने ऐड किया है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। नेगेटिव चार्ज में एक्ट करेगी एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये चला जाएगा इधर। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ वो भी देखना, बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है पहले वो लिख दिए। इधर जनरेट होगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा CH2। अगले स्टेप में ये बॉन्ड, ये नेगेटिव इधर जाएगा और यहाँ पर जनरेट होगा नेगेटिव, नई बॉन्ड फॉर्म होगी। चलो उसके बाद लिखेंगे, पहले ये दोनों बॉन्ड ऐसे लिख दी CH2, यहाँ पर नेगेटिव और ये रही नई बॉन्ड। फिर से माइग्रेट करेंगे इसको इधर और ये इधर, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अगले स्टेप में ये पहले जैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा, बेंजीन रिंग वापस मिल जाएगी और यहाँ CH2 माइनस। अब यहाँ पर बेंजीन ने ऐड किया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं CH2 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी इस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर शिफ्ट किया है और बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज रहा है। बेंजीन जो रिंग है इस पर पॉजिटिव चार्ज घूमा है, यानी बेंजीन रिंग जो हो चुकी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है। लेकिन अगर इसके बाहर एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो ये नेगेटिव जो है पूरी रिंग पर घूम रहा है, यानी कि जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, यानी कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा अगर बाहर कोई ऐसा एटम लग जाए जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा अगर कोई ऐसा एटम लग जाए जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना स्टार्ट कर दे। दोनों को ही जो है बेंजीन रिंग स्टेबलाइज कर देगी थ्रू रेजोनेंस। ऐसे ही आप रेडिकल कर सकते हैं। रेडिकल आपको खुद ट्राई करना है। यहाँ पर रेडिकल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक किया, इधर ब्रेक किया और यहाँ पर बन जाएगा रेडिकल। एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर एल्कीन। अगले स्टेप में ये रेडिकल इधर जाएगा, इसका रेडिकल इधर रहेगा, यहाँ पर बन जाएगी एल्कीन, रेडिकल जल जाएगा इधर। ऐसे ही ट्राई करते जाएंगे तो बेंजीन रिंग जो है रेडिकल को भी स्टेबलाइज करेगी। लेकिन रेडिकल कहाँ पे होना चाहिए, रेडिकल कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन सारे ही होने चाहिए बेंजाइलिक पोजीशन पर या फिर बेंजाइल पोजीशन पर। इस कार्बन पर होने चाहिए, इस वाले कार्बन पर नहीं होने चाहिए। ये भी बताऊंगा कि यहाँ कार्बन बनने से, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल बनने से क्या स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल अगर बेंजीन को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कराना है कोई भी को, तो यहाँ पर रेडिकल नेगेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए।